मेरे पापा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर थे। मात्र 800 रुपए की उनकी सैलरी थी। बुरा लगता था, हम उस तरह की लाइफ नहीं ले सकते। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे IIT जेईई निकालना है। IIT बॉम्बे में मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला। एक होटल चेन बाय द नेम ऑफ ट्रीबो होटल्स, ऑफर में था मुझे 1 करोड़ की सैलरी। किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मेरे पेरेंट्स को यह भी लग रहा था कैसे बताएंगे खानदान में कि इसने धोबी का काम पकड़ लिया है। मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, 30-40 रिजेक्शंस हुए। आज के डेट पे यूक्लीन 103 शहरों में है। हम 107 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। कंपनी की करंट वैल्यूएशन करीब। नमस्कार, मेरा नाम अरुणाब है और मैं इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग चेन यूक्लीन का फाउंडर हूं। आज जोश टॉक्स के इस एपिसोड पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 2017 में बिल्कुल शून्य से यूक्लीन की शुरुआत करी और आज 2023 में यूक्लीन करीब 700 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। मैं खुद भी बिहार से हूं, मेरी माता भागलपुर से है, मेरे पिताजी औरंगाबाद से हैं। हम एक बहुत छोटे से गांव डिमना रोड में रहते थे। मेरे पापा वहां पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर थे। मात्र 800 रुपए की उनकी सैलरी थी। मैं करीब 8-9 साल का था और उस समय एक बहुत फेमस सिंगर हुआ करते थे, गुलाम अली। गुलाम अली की एक सॉन्ग थी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये मेरे पापा की सबसे फेवरेट सॉन्ग थी। मेरे पापा को बचपन में बिकॉज जॉन्डिस हुआ था, कोई गलत इंजेक्शन लग गया था, तो बचपन में ही उनकी करीब 60% हियरिंग की लॉस हो चुकी थी। हमारे पड़ोस में डॉक्टर अधिकारी रहते थे, काफी अच्छे डॉक्टर थे, काफी फेमस डॉक्टर थे। उनका घर काफी संपन्न था, तो वो हर शाम करीब 6-7 बजे अपने टेप रिकॉर्डर पे ये सॉन्ग प्ले करते थे। जैसे मेरे पिताजी को मेरी मम्मी बताती थी कि डॉक्टर अधिकारी ने ये सॉन्ग प्ले करना शुरू किया है, वो दौड़ कर जाते थे। अब क्योंकि डॉक्टर अधिकारी काफी बड़े आदमी थे तो उनके घर में जाने में संकोच होता था, तो उनकी उस खिड़की के नीचे जहां पर डॉक्टर अधिकारी ये सॉन्ग प्ले कर रहे होते थे, मेरे पिताजी नीचे खड़े होकर उस सॉन्ग को कैच करने की कोशिश करते थे। ये ऑलमोस्ट रिचुअल सा था, हर दिन होता था, क्योंकि डॉक्टर अधिकारी भी हर दिन ये सॉन्ग प्ले करते थे। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने मम्मी से पूछा कि जब पापा को ये सॉन्ग इतना पसंद है तो हम खुद टेप रिकॉर्डर क्यों नहीं ले लेते। उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे पास टेप रिकॉर्डर खरीदने के भी पैसे नहीं है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मुझे रियलाइज हुआ कि हम जहां रहते हैं, अगर वहां से अच्छी जगह जाना है, पेरेंट्स को अच्छी जगह ले जाना है, तो एजुकेशन इज द ओनली पासपोर्ट। कम सैलरी के बावजूद भी मेरी मम्मी जो हाउसवाइफ थी और मेरे पापा, उन लोगों ने यह डिसाइड किया था कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम तीनों की स्कूलिंग कंप्लीट कराएंगे। हम तीनों करीब 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाते थे, राजेंद्र विद्यालय के नाम से। कभी पैदल जाते थे, कभी स्कूटर से जाते थे, कभी लिफ्ट ले लेते थे। अब उस स्कूल में टाटा स्टील के बच्चे भी आते थे, तो वहां के काफी लड़के आते थे, उनसे दोस्ती होती थी। और जब हम किस्से सुनते थे कि कैसे उन लोगों ने रात में मूवी देखी या कैसे उनके यहाँ दिन भर बिजली होती है, पानी होती है, तो एक जलन सी होती थी। बुरा लगता था कि हमारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हम उस तरह की लाइफ नहीं ले सकते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में, मेरे जहन में यह बात बैठ गई कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अगर आपको लिटरली लगता है कि यू अराइव्ड समवेयर, तो आपको टाटा स्टील में होना चाहिए। 1997 या 98 की बात है, एक बंदे ने IIT जेईई टॉप किया। आज भी नाम याद है मुझे, अभिनव कुमार। मेरे हिसाब से उस पूरे एरिया में इससे बड़ा न्यूज आज तक कभी नहीं आया था। अब जैसे अभिनव की न्यूज पड़ी, अखबारों में कवरेज आ रही है, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, हर घर की चर्चा सिर्फ अभिनव कुमार था। तो उस दिन मुझे पता चला कि IIT जेईई किस चिड़िया का नाम है। और फिर उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे IIT जेईई निकालना है। मैं शुरू हो गया। मेरी सिस्टर, मेरी दीदी उस समय 10th स्टैंडर्ड में थी। उनकी मैथ्स बुक, उनकी फिजिक्स बुक पढ़ने लगा और अच्छे से पढ़ सकूं और ज्यादा समझ में आने लगे, इसके लिए दीदी और उनके क्लासमेट्स को ट्यूशन देनी शुरू करी, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद अगले 5 साल तक बहुत मेहनत करी, फाइनली IIT में हो गया। जब मैं 8th या 9th में था तो मैंने IIT के बारे में और पढ़ा और जाना, तो मुझे उस समय पता चला कि 6 IIT हैं इंडिया में, जिसमें से 2 IIT दिल्ली और बॉम्बे में हैं, बाकी IIT अलग अलग शहरों में हैं। अब क्योंकि मुझे एक बड़ी छलांग लेनी थी जिंदगी में, फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण काफी परेशान थे हम लोग, शुरू से ही देखता आया था, काफी स्ट्रगल थी घर पे,
तो मैंने डिसाइड किया कि अगर आईआईटी होगा तो कुछ भी रैंक आए, कोई भी डिपार्टमेंट मिले, जाना आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे है, बिकॉज छोटी छलांग नहीं लेनी है। एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर, खड़गपुर, कानपुर, ये नहीं करना है। क्या रैंक आएगा डजेंट मैटर, क्या डिपार्टमेंट मिलता है डजेंट मैटर, मुझे जाना है आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे। तो जब काउंसलिंग हुई उस समय मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला। ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मुझे देन दी है, बिकॉज मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस का मतलब है टाटा स्टील में स्ट्रेट एंट्री, क्योंकि टाटा स्टील मेटलर्जी और मटेरियल साइंस से लोगों को उठाती है। जब आईआईटी पहुंचा तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचा, क्योंकि बहुत मेहनत करके, बहुत एफर्ट डाल के वहां पहुंचा था, काफी स्टडी करने की कैपेसिटी थी, मेहनत करने की कैपेसिटी थी। तो सोच यही थी कि आईआईटी में भी जाकर टॉपर बनूंगा। उस दिन जिंदगी का पहला शॉक लगा जब पता चला कि जितने भी लोग हैं, मेरे बगल वाला, मेरा क्लासमेट जिसके साथ रूम शेयर कर रहा हूं, हर कोई अपने स्कूल का टॉपर है। एक साल लग गया इस बात को एक्सेप्ट करने में कि आप यहां पर जेन्युइनली टॉपर नहीं हो। उसके बाद मैंने सोचा कि यार यहां दाल नहीं गल रही है, तो थोड़ा सा बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, पढ़ाई के बियॉन्ड क्या क्या ये समझते हैं। तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जब मैंने इंटरेक्शन शुरू करी तो जो सर्कल था उसमें छोटे शहरों के लोग भी थे। डिमना का मैं था, जमशेदपुर के लोग थे, कोटा, रांची, जबलपुर, बहुत छोटे छोटे शहरों से लोग थे। बट साथ ही साथ जो सर्कल बनना शुरू हुआ उसमें दिल्ली, मुंबई के लोग भी थे। अब जब उनसे बात करनी शुरू करी तो रियलाइज हुआ कि दिल्ली बॉम्बे के लड़के जो सोच रहे हैं और हम जो छोटे शहर के लोग सोच रहे हैं, उसमें भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। हम यहां पर बात कर रहे थे कि यार 4 साल बाद मेहनत करके टाटा स्टील चले जाएंगे, इन्फोसिस चले जाएंगे, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बट ये बॉम्बे दिल्ली वाले ये ऑलरेडी स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे। तो जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो मुझे 2 ऑफर आए। एक ऑफर आया टाटा स्टील से और दूसरा ऑफर आया मुझे ZS एसोसिएट्स करके, एक शिकागो बेस्ड कंसल्टिंग फर्म थी, फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग करती थी, जिनका ऑफिस पुणे में भी था। एंड कंसल्टिंग का ऑलरेडी बहुत हब हुआ था आईआईटी में, कि कंसल्टिंग का मतलब है आप 5 स्टार होटल्स में रहते हो, आप हाई फ्लायर हो, फ्लाइट से यहाँ वहाँ जाते हो। तो कंसल्टिंग सुनते ही और जैसे मुझे ऑफर आया मैं सुपर एक्साइटेड हो गया। साथ ही साथ टाटा स्टील का पैकेज था 4.5 लाख रुपए का, जबकि ZS एसोसिएट्स का पैकेज था 8.5 लाख रुपए का 2008 में। जिंदगी की पहली फ्लाइट तब ली जब ZS एसोसिएट्स ने हमें होम टाउन से पुणे फ्लाई कराया। बहुत एक्साइटेड था मैं। अब मुझे लग रहा था कि अब जिंदगी सेट हो गई है, 5 स्टार होटल्स में रहूंगा, प्लेन्स में ट्रैवल करूंगा, स्टेटस मैसेजेस डालूंगा और लोग मुझे देख के ईर्ष्या कर पाएंगे। तो एक फीलिंग आने लगी कि मैंने अचीव कर लिया है। तो आफ्टर 1 साल में इतना ज्यादा बोर हो गया कि मैंने अपने सीनियर से बात करनी शुरू करी और मैंने डिसाइड किया कि यार अगर अच्छा कंसल्टेंट बनना है, एक्चुअल कंसल्टेंट बनना है, तो मुझे एक MBA डिग्री भी चाहिए होगी। तो इमीडिएटली मैंने कैट लिखा। प्रिपरेशन नहीं की थी बिल्कुल, बट फॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी अच्छी थी, तो मेरा IIM अहमदाबाद में हो गया। अब IIM अहमदाबाद में जिस साल हुआ मेरा, सेम ईयर मेरी सिस्टर की वेडिंग फिक्स हो गई। अब क्योंकि अभी भी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कोई खास बेटर नहीं हुई थी, तो एज अ फैमिली हमारे पास सवाल था कि क्या IIM भेजा जाए, क्योंकि वहां की फीस उस समय भी काफी ज्यादा थी, शायद 9 से 10 लाख की थी, या कि सिस्टर की शादी पर सारा पैसा खर्च किया जाए। तो फिर से एक बार फाइनेंशियल सिचुएशन आड़े आया और हमने डिसाइड किया कि दीदी की शादी ज्यादा जरूरी है, तो इस साल IIM नहीं जाएंगे, दीदी की शादी कराएंगे। 2015 में मुझे एक होटल चेन, उस समय वो भी जस्ट स्टार्ट हो रही थी, बाय द नेम ऑफ ट्रीबो होटल्स। आज ट्रीबो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बजट होटल चेन है आफ्टर ओयो रूम्स। तो ट्रीबो ने उस समय जस्ट फंडिंग रेस करी थी और उन्हें कोई बंदा चाहिए था जिसे फ्रेंचाइजिंग की समझ हो, जिसे नॉर्थ इंडिया की समझ हो और जो नॉर्थ इंडिया में बेस होके उनके बिजनेस को बिल्ड कर सके। और ऑफर में था मुझे 1 करोड़ की सैलरी। अब इतना अच्छा ऑफर था और मैं थोड़ा सा पक चुका था जो मैं कर रहा था, तो मैंने इमीडिएटली अपने इन्वेस्टर्स से बात करी और मतलब मेरा सौभाग्य था कि उन लोगों ने मेरी बातों को समझा और उन्हें भी लगा कि अब मौका है, मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो मुझे उस कंपनी से 100% एग्जिट मिल गया। अब ट्रीबो में हम क्या करते थे, अब आप अगर इंडिया में बजट होटल सेगमेंट देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इंडिया में 20 लाख से ज्यादा बजट होटल्स हैं। आप दिल्ली में पहाड़गंज चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, आप देखोगे बिल्कुल 10-10 किलोमीटर के अंदर 400-500 बजट होटल्स हैं। अब ये जो छोटे बजट होटल्स हैं, ये खुद को बड़े होटल से कैसे डिफरेंशिएट करें, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो ट्रीबो क्या करती थी, ऐसे बजट होटल्स के साथ टाई अप करती थी,
आपको हेल्प करती थी इन जनरेटिंग सेल्स, आपके लिए मार्केटिंग करती है। अब जैसे जैसे हमारा स्केल बढ़ता रहा, नए नए होटल्स ऐड हुए, कस्टमर कंप्लेंट्स भी बढ़े। अब जैसे हमने कस्टमर कंप्लेन को ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो हमें रियलाइज हुआ कि 100 में से 60 कंप्लेन लॉन्ड्री रिलेटेड थे। कस्टमर अंदर आया, होटल के अंदर आया, थक हार के अंदर आया और अंदर पहुंचते ही क्या देखता है? बेडशीट गंदी है, टॉवल्स गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं। तो 10 में से 6 कंप्लेन लॉन्ड्री रिलेटेड थे। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, मुझे बहुत कंसर्न भी हुआ कि अगर ऐसे कस्टमर डिलाइट में हम सफर करते रहेंगे तो होटल्स की रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकालूंगा। अगले ही दिन मैं मार्केट में निकल गया, ऑन द ग्राउंड जाकर धोबियों से मिलना शुरू किया। दो चीजें बिल्कुल क्लियरली उभर कर सामने आई। पहली चीज तो ये इंडस्ट्री मेगा इंडस्ट्री थी। जो भी 99.9% ऑफ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री थी वो लोकल धोबी सर्विस कर रहा था, जिसके पास ना मशीन्स थी, ना इक्विपमेंट थे, ना नो हाउ था, ना टेक्नोलॉजी थी। वो जैसे तैसे करके सर्विस दे रहा था। जब मैंने घर पे बताया तो लोग लिटरली स्कैंडलाइज हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी, माता पिता मेरे साथ रह रहे थे, वाइफ मेरे साथ थी, सोसाइटी में मेरे रिलेटिव्स को, खानदान को पता था कि ये ट्रीबो होटल्स नाम के होटल चेन में काम करता है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतना अच्छा पैकेज है। किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी सेटिंग चल रही है। अब कोई मैं 20 साल का था भी नहीं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्यों इतनी अच्छी जॉब छोड़ के एक बिल्कुल अननोन इंडस्ट्री में जाना चाहोगे? साथ ही साथ एक सोशल स्टिग्मा था, क्योंकि आप देखोगे तो ट्रेडिशनली धोबीज हैव ऑलवेज बीन लुक डाउन अपॉन। तो मेरे पेरेंट्स को यह भी लग रहा था कि यार हम कैसे बताएंगे सोसाइटी में, कैसे बताएंगे खानदान में कि इसने होटल इंडस्ट्री छोड़कर धोबी का काम पकड़ लिया है। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि मैं इनफ कमा रही हूँ, एटलीस्ट हम घर आराम से चला लेंगे, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो मीट हो जाएंगी। लेकिन अगर आज हमने यूक्लीन नहीं शुरू किया या आज हमने लॉन्ड्री इंडस्ट्री में स्टार्ट नहीं किया और 2 साल बाद किसी और ने स्टार्ट किया तो हमें बहुत पछतावा होगा। तो उसी दिन जब मेरी वाइफ और मैं एक पन्ने पर आ गए, हमने डिसाइड किया कि ये करना है, मैंने इमीडिएटली ट्रीबो होटल्स में अपना पेपर पुट डाउन कर दिया। अक्टूबर 2016 में फॉर्मली मैंने सबको बता दिया कि मैं ट्रीबो होटल्स छोड़ चुका हूं और हमने लॉन्ड्री इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसीजन लिया है और हम यूक्लीन नाम का एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। मेरी वाइफ क्योंकि डिजाइनर थी, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट थी, तो उन्होंने लोगो वगैरह सब बना दिए, एक ब्रांड आइडेंटिटी बना दी, एक बेसिक लुक एंड फील बना दिया। अब सवाल आया कि स्टार्ट कैसे किया जाए। आपने सब कुछ तो बना लिया, लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए आपको एक सेटअप चाहिए, मशीनरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट किया, जिन्हें मैं पहले से जानता था, उनको मॉडल समझाया। मॉडल सबको अच्छा लगा, लेकिन कोई भी गिनी पिग नहीं बनना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि यार पहला पैसा मैं लगाऊं, आप बिजनेस बना लो, उसके बाद आप जितना पैसा बोलोगे हम लगा देंगे। तो ऐसे 30-40 रिजेक्शंस हुए। हर गली, हर मोहल्ले, हर छोटे से देहात में भी ड्राई क्लीनर है। वो एक छोटी सी दुकान लगी हुई है, कपड़े ले लेता है और बाद में आपको कपड़े दे देता है। आपको नहीं पता कपड़ों के साथ क्या होता है। लेकिन आप साथ साथ अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो पैटर्न भी काफी चेंज हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। मेरी मम्मी, हम लोग बिहार से हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार हैं, तो मेरी मम्मी ने जिंदगी में सिर्फ साड़ी पहनी है। सोना हो, जागना हो, फंक्शंस में जाना हो, कुछ भी करना हो, सिर्फ साड़ी पहनते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ की बात करेंगे तो लास्ट 8 साल में मेरी वाइफ ने शायद 8 बार साड़ी पहनी होगी। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल ओकेजन होगा, उसके लिए साड़ी पहनते हैं। तो ये पैटर्न है, ये चेंज हो रहा है। तो यही चीज समझाने की मैंने कोशिश करी और मैं जो एग्जिस्टिंग ड्राई क्लीनर्स थे दिल्ली एनसीआर के, उनको रीच आउट करना शुरू किया। सर, आपके पास ड्राई क्लीनिंग का सेटअप है, बट आपका बिजनेस कम हो रहा होगा। यही समय है कि आप लॉन्ड्री में आ जाएं, हम यूक्लीन हैं, हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जो यूक्लीन का बिजनेस मॉडल है वो एक फ्रेंचाइज बेस्ड बिजनेस मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे कस्बों में, वहां पे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर बैठा है, जो छोटा व्यवसायी या छोटा उद्यमी बैठा है, उसके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। उसको हम सारा नो हाउ प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल ये प्रोवाइड की जाती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ जो हमने पूरा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां पर कस्टमर के पास एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करने की सुविधा है
और बैकएंड में जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर हैं जो उस स्टोर को चला रहे हैं, उनके पास पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करने की सुविधा है फ्रॉम आवर सिंगल पॉइंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अब हर एक स्टोर की आप बात देखेंगे तो एक स्टोर 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉय करता है जो उसी एरिया का होता है, उसी कस्बा का होता है। तो हमारे जो फ्रेंचाइज पार्टनर होते हैं वो लोकल्स होते हैं जो अपने एरिया को, अपने कस्बे को अच्छे से समझते हैं और फिर वो आसपास में प्रचार करके यंग लड़के, यंग लड़कियों को लाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं और उसके बाद यूक्लीन की टीम वहां जाती है, ऑन द स्पॉट इन 4-5 लड़के लड़कियों को ट्रेन करती है कि आयरनिंग कैसे की जाएगी, लॉन्ड्री कैसे किया जाएगा, कपड़ों की कैसे पहचान करें, ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है यूक्लीन द्वारा। तो हम किसी भी जब नए शहर में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज हम मोतिहारी में एक स्टोर रन कर रहे हैं। इस स्टोर की शुरुआत हुई थी आज से करीब 1 साल पहले और शुरू में वहां पे 4 लड़के थे, बट जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो एक तो स्टोर पे काम करने वाले लोगों की संख्या करीब 6 हो गई है। साथ ही साथ बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लोकल एरिया से ही 2 यंग लड़कों को चूज किया गया है। तो आज अगर हम बिहार की बात करें तो हम सिवान में हैं, हम मोतिहारी में हैं, हम बेतिया में हैं, हम सीतामढ़ी लॉन्च कर रहे हैं। तो काफी छोटे छोटे गांव में इन छोटे उद्यमियों के साथ जुड़कर हमने यूक्लीन की शुरुआत करी है और हर आउटलेट सीधा साधा स्ट्रेट अवे 10 फैमिलीज को सपोर्ट कर सकता है, 10 एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर सकता है। तो इसी मॉडल पे हमने यूक्लीन को फर्दर ग्रो किया है और आज के डेट पे यूक्लीन 103 शहरों में है भारत में, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत छोटे छोटे गांव में हैं, बिहार के छोटे छोटे जिलों में हम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हमने नेपाल में एंट्री करी हुई है, हमने बांग्लादेश की भी शुरुआत कर ली है। 2017 में जब शुरुआत करी थी तो हम 2 लोग थे। हमारा एक स्टोर था दिल्ली के बसंत कुंज एरिया में। आज 2023 की बात करते हैं तो हमारे करीब 355 स्टोर हैं। हमने 3,500 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आज हम जो रेवेन्यू कर रहे हैं, हम सारे स्टोर्स मिला के करीब 107 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 10% की है और इसके अलावा कंपनी की करंट वैल्यूएशन करीब 700 करोड़ की। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।